राहुल गांधी की सदस्यता जाने से कांग्रेस को ये फ़ायदा होगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो शायद अपने नेता के लिए कम से कम ज़मीन पे आए, अपनी पार्टी के लिए थोड़ा काम करें। बाकी राहुल गांधी वॉज इररिलेवेंट, इज़ रिलेवेंट और शायद इन फ्यूचर ऑल्सो विल बी इररिलेवेंट फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार का भी कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में। ही इज़ द मैन हु डज़ नॉट हैव एनी पॉलिटिकल स्टैंड। अरविंद केजरीवाल ने इस राजनीति में जो है ना, जो न्यूनतम स्तर जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं पॉलिटिकली, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो जो बोला उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो एक आंदोलन की पार्टी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आंदोलनकारियों को, जनता को ठगा है। सिंपल सी बात यह है, आम आदमी पार्टी भले ही विधानसभा चुनावों में 2 जगहों पे जीत गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव किस तरीके से क्रैक करना है उसे नहीं पता। भगवंत मान जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीतते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लोकसभा चुनाव भी हार गए, वो लोकसभा सीट भी हार गए। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी डज़ नॉट नो कि हाउ टू फाइट लोकसभा इलेक्शन। ये बहुत क्लियर कट है। लेकिन 14 तक जितने भी घोटाले के आरोप लगे हैं वो यूपीए पे लगे हैं। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री यूपीए के बने थे, कांग्रेस के नहीं, यूपीए की सरकार थी, ठीक है। तो जितने भी घोटाले थे वो यूपीए के थे। तो जब भी मीडिया वगैरह में हम बात करते थे तो हम कहते थे कि यूपीए के काल में इतना घोटाला हुआ, यूपीए के काल में इतनी चीज़ें हुई। अब उन्होंने सोचा कि इंडिया नाम दे देने से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वो जो घोटालों का दामन है ना, उसको लोगों की स्मृति से हटा दिया जाएगा। लेकिन तो जनता को पता है कि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि हाँ जी, अभी कोई सशक्त चेहरा नहीं है विपक्ष का, तो हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत होना चाहता है। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो अभी एक क्षेत्र की पार्टी है या नई उभर रही हैं, ये अपने आप को उभारने के लिए लोकतंत्र के दमन का रास्ता अपनाती है। ये कह देती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है उत्तर प्रदेश में, ये कह देते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ अगर बोलोगे तो पंजाब से पुलिस आ जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा नेतृत्व रहे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझता हो। आपका नाम? प्रभात रंजन मिश्रा। प्रभात रंजन मिश्रा जी, क्या करते हैं? मैं भी पत्रकार ही हूँ। आपको क्या, आपका ओपिनियन है, क्या लगता है बीजेपी सरकार को ये महागठबंधन रोक पाएगा जिसका नाम इंडिया दिया गया? और कि परसेप्शन ये लोगों के मन में बता दो कि इंडिया वर्सेस ऑल, ठीक है, जबकि ये जो इंडिया है वो इंडिया नहीं है जिसको हम इंडिया समझते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत भोले भाले लोग हैं और मेरे को लगता है कि इस गठबंधन ने लोगों को पहले दिन से छलना शुरू कर दिया है, पहले दिन से धोखा देना शुरू कर दिया है। मतलब आपकी न्यूज़ की हेडलाइन क्या होगी? कल को नीतीश चचा या जयंत चौधरी इस गठबंधन से बाहर चले जाते हैं तो इंडिया का पहला विकेट गिरा, इंडिया का दूसरा विकेट गिरा। यही बात करेंगे ना आप, जो आप या हम या कोई भी जो जागरूक नागरिक है, बताइए उनके लिए ये बात सही लगेगी? हाँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया नाम रखने से बेनिफिट कितना मिल सकता है उन्हें? कुछ बेनिफिट नहीं मिलना। देखिए बेसिकली बात क्या है, एक बेनिफिट परसेप्शन का है, वो परसेप्शन आपको ग्राउंड पे बनाना पड़ता है। गुजरात मॉडल इतनी बार बोला गया कि 2014 आते आते आपने ये कहा कि हमें देश के सभी राज्य गुजरात जैसे चाहिए। इसी तरीके से आज के टाइम में यूपी मॉडल इतना ज़्यादा बोला गया है कि अब आप हर राज्य कहता है कि हमें यूपी मॉडल चाहिए। तो आप परसेप्शन क्या बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि इंडिया का जो लास्ट 2 इलेक्शन हुए हैं, 1 दशक के अंदर जितने चुनाव हुए हैं, वहाँ पे जनता ने क्लियर मैंडेट दिए हैं। अरविंद केजरीवाल बनाम हूँ, तो लोगों ने बाकायदा पूछा है। सिर्फ मोदी की बात नहीं है, मोदी के अलावा भी जो बड़े लीडर्स थे, जैसे नवीन पटनायक हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, जैसे अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ है, तो इस देश की जनता अब पहले जानना चाहती है कि कौन मेरा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता होगा। तो अभी तक मेरे को लगता है कि एक तो वो जो गठबंधन है अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाया है और आगे भी वो कर नहीं पाएगा, इसकी पूर्ण संभावना है। क्योंकि आप ये समझिए ना, 26 दल हैं, 26 में से 2 दल है या नहीं है उसका नहीं पता आपको। शिवसेना उद्धव जो है उसमें सिर्फ परिवार रह गया है, एनसीपी में सिर्फ सुप्रिया सूले और शरद पवार रह गए, बच गए 24 दल। 24 में से 4 हटा दीजिए। कौन से 4? कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी, जिसमें डीएमके के साथ तो कांग्रेस की थोड़ी ठीक ठाक बन रही है, टीएमसी के साथ तो बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही। इन तीनों दलों को अगर आप हटा दें तो एक नीतीश कुमार ही हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ही है जो भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी। इन चारों के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 10 से ज़्यादा है, बाकी किसी की 10 भी नहीं है।
3 ऐसी पार्टीज़ हैं इसके अंदर जिनके 3 सांसद हैं, 3 ऐसी पार्टी हैं जिनके सिर्फ 1 सांसद हैं, 10 ऐसी पार्टी है जिनके 1 भी सांसद नहीं है। तो ये कितने मजबूत हैं ये तो आपको पता ही चल गया। इनकी मजबूती कुछ है ही नहीं। देखो, कई लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में कैटलिस्ट की बहुत आवश्यकता होती है, 100% आवश्यकता होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलिए पोल की बात करते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। आप आम आदमी और कांग्रेस को मिले हुए जो वोट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 6 लाख तक का अंतर है हार का। तो इतना बड़ा अंतर क्या अलायंस से हटेगा? और सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए आपने 2024 गठबंधन कर भी लिया, जनता आपसे तुरंत पूछेगी ना कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, क्या उसमें भी कांग्रेस और आप अलायंस करेगी? और तब क्या आम आदमी पार्टी 1 सीट भी देना पसंद करेगी कांग्रेस को? आज अगर कांग्रेस 2 सीटें देती है तो क्या उस टाइम में 1 भी सीट देगी? 6 सीटें थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पे थी। एकमात्र जयप्रकाश जेपी अग्रवाल साहब हैं, वो अपनी लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभाओं में लीड पे थे, उसके अलावा कोई लीड में भी नहीं था भाजपा से। तो कांग्रेस के या भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अन्य जगहों पे भी सीटों का बंटवारा कैसे होगा? और एक बार आपने लोकसभा को लेकर सीटों का बंटवारा कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि विधानसभा में आप साथ रहेंगे? तो जनता को पता है कि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि हाँ जी, अभी कोई सशक्त चेहरा नहीं है विपक्ष का, तो हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत होना चाहता है। और मैं नहीं चाहता कि देखिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छे ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव ना लड़े, मैं चाहूँगा कि कांग्रेस ही 7 सीटों पर चुनाव लड़े। मैं नहीं चाहूँगा कि पंजाब में चुनाव वो ना लड़े, मैं चाहूँगा कि वो पंजाब में ही पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े, ताकि जो ये ग्रैंड ओल्डेस्ट पार्टी है जिसका काडर पूरे देश में है वो जिंदा रहे। जो कुछ लोग हैं, देखिए, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस से आपके मतभेद हो सकते हैं, भाजपा से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टीज़ जो है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझती है। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो अभी एक क्षेत्र की पार्टी है या नई नई उभर रही हैं, ये अपने आप को उभारने के लिए लोकतंत्र के दमन का रास्ता अपनाती है। ये कह देती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है उत्तर प्रदेश में, ये कह देते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ अगर बोलोगे तो पंजाब से पुलिस आ जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा नेतृत्व रहे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझता हो। सर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी अपने बच्चों की कसम खा करके कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, दूसरी तरफ वो शरद पवार और अन्य दलों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आज उन्हीं दल के साथ बैठ कर के वो सच्चाई और सच के रास्ते पर और कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं और विपक्ष को, बीजेपी को रोकने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। क्या केजरीवाल की जो छवि जिस तरह से पहले थी वो आज भी बरकरार है? छवि तो उन्होंने अपनी बहुत पहले तोड़ ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या वो शीला दीक्षित के आगे पीछे नहीं घूम रहे थे? अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो। कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। कांग्रेस का बिल्कुल सही फैसला था, वो बिल्कुल सही फैसला था। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में 2 जगहों पे जीत गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव किस तरीके से क्रैक करना है उसे नहीं पता। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी है ना उनका, पंजाब से ही, जालंधर से, वो भी एक्स कांग्रेस का बंदा है, कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, उनको तोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। और तब जाके भगवंत मान जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीतते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लोकसभा चुनाव भी हार गए, वो लोकसभा सीट भी हार गए। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी डज नॉट नो कि हाउ टू फाइट लोकसभा इलेक्शन, ये बहुत क्लियर कट है। और देखिए, सुनिए, आपका जो सवाल था उस पर आ जाऊँ मैं। अरविंद केजरीवाल ने इस राजनीति में जो है ना, जो न्यूनतम स्तर जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं पॉलिटिकली, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो जो बोला उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। आपको, हमको, इनको एक केस स्टडी करनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो एक आंदोलन की पार्टी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आंदोलनकारियों को, जनता को ठगा है। सिंपल सी बात यह है। और वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर जो है ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता रह जाए कि उनको भाजपा से अलायंस करना पड़ जाए, तो वो भाजपा की गोदी में भी जाके बैठ जाएंगे। उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसका इंडियन पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस का एक पॉलिटिकल स्टैंड है।
हर पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टैंड है, भाजपा का एक पॉलिटिकल स्टैंड है। भाजपा में ओम प्रकाश राजभर अभी आए, उनकी पार्टी से मुख्तार अंसारी का बच्चा लड़का अब्बास अंसारी चुनाव लड़ा था। मुख्तार अंसारी के बेटे को ओम प्रकाश राजभर ने निकाल दिया, कह दिया कि ये समाजवादी थे, अखिलेश के कहने पे हमने टिकट दिया था। सोचिए, जो राजभर समाजवादी के साथ थे वो अब्बास अंसारी को अपने साथ रख सकते थे, लेकिन भाजपा में आते ही उन्होंने कहा कि आउट। ये होता है आपका पॉलिटिकल स्टैंड। भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। नीतीश कुमार को कितना नीतीश कुमार, मैं यही कहूँगा ना, नीतीश कुमार का भी कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। कम से कम एक चीज़ है, देखिए नीतीश कुमार ने कुछ भी किया हो, फिर मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार भले ही पलटते रहे हों या आप उनको पलटू राम कहें एंड ऑल, लेकिन जो उनकी अपनी समाजवाद की बात है, चाहे वो फर्जी छद्म समाजवाद हो, फर्जी समाजवाद हो, आखिरकार वो उस पर कायम रहे ना। मैं कह रहा हूँ जिस अडानी अंबानी को आज अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हैं ना, कल को पॉलिटिकल फंड्स के लिए अरविंद केजरीवाल उनके आगे झुक जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिसको गाली दे रहे हो वो उनके साथ भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ही इज़ द मैन हु डज़ नॉट हैव एनी पॉलिटिकल स्टैंड। यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून लागू अगर होता है, लागू होने के पश्चात लोकसभा चुनाव 2024 में क्या इसका 2024 में बीजेपी को लाभ मिलेगा या विपक्ष को इसका लाभ मिलेगा? आप क्या इस पर आपकी ओपिनियन? मेरे को लगता है कि सिंपल सी बात ये समझिए कि भाजपा जैसी पार्टीज जब भी सत्ता में आती हैं तो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है उसको तूल मिलता है, ठीक है, वो उसको प्रमोट करती है और अपने कुछ उनके एजेंडा होते हैं जो नॉर्मल जो जल ज़मीन पानी इन सब से ऊपर है, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर है। जैसे 370 हो गया, जैसे राम मंदिर हो गया, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, एनआरसी हो गया। इसी तरीके से भाजपा का एक बहुप्रतीक्षित जो संकल्प है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। मुझे लगता है 24 में अगर ये आता है तो ये एक अच्छी चीज़ ये करेगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे दोनों तरफ के उनको वो एक तरफ में पोलराइज कर देगा, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत विपक्ष की सीटों पे भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन होलसेल फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 2024 चुनाव के लिए जो संकल्प वाले मुद्दे हैं उनमें भाजपा के पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रथम नंबर पे उनके पास राम मंदिर है, दूसरे नंबर पे 370 है, तीसरे नंबर पे CAA है, चौथे नंबर पे एनआरसी है, पाँचवें नंबर पे बॉर्डर सिक्योरिटी है, छठे नंबर पे हाईवेज़ हैं, सातवें नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आठवें नंबर पे मेडिकल सीट्स हैं, नौवें नंबर पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 10वें नंबर पे अगर हम बात करें तो जो पॉवर्टी लाइन से 12 साढ़े 12 करोड़ लोग ऊपर आए हैं वो है। और बात अगर की जाए तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडियन का इंक्रीज़ हुआ है वो चीज़ें हैं। तो यूसीसी आता है बहुत अच्छा, और नहीं भी आता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसको नुकसान होना है। यूसीसी 10, 12, 15, 20 सीटें बढ़ा देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना एग्रेसिवली वर्क करेगी। आपको ये नज़र आएगा कि सरकार बन गई 24 में, तो 24 का जो मानसून सत्र होगा या 25 का जो मानसून सत्र होगा उसमें आपको यूसीसी आता नज़र आएगा, अभी नहीं आएगा। राहुल गांधी की सदस्यता अभी भी बहाल नहीं हुई है, इसका बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है या कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिल रहा है? क्या मानते हैं? जो जिस तरह से कांग्रेस ने समाज में ये सोच बनाने की कोशिश की कि एक तानाशाह सरकार है और राहुल गांधी को ज़बरदस्ती इसमें फंसाया गया है और ज़बरदस्ती से वो उनको सज़ा करवाई गई, उनकी सदस्यता रद्द करवाई गई है, इस पर आपका क्या? देखिए 2014 से लेके अगर आप 2019 में 19 में अप्रैल तक का पीरियड देखेंगे ना, कांग्रेस आपको इतनी साइलेंट नज़र आएगी जितनी आज तक कभी नहीं थी। 2019 में वो पहले कर्नाटका जीतते हैं, जीतते क्या है मतलब मिलीजुली सरकार बनाते हैं, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतते हैं। और राहुल गांधी का एक पीक लोगों को नज़र आता है 2019 चुनाव से पहले। लोग चर्चा 18 की बात कर रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा, 2018 अप्रैल तक की बात की थी मैंने। और 19 में हमने देखते हैं कि सब कुछ टाई फिस हो जाता है। इसी तरीके से अब फिर से हम 23 में आ गए हैं, 24 में चुनाव है। राहुल गांधी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी क्या है कि उसके कार्यकर्ताओं में एक जोश आए। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश का सबसे वीक कार्यकर्ता है, सबसे कमज़ोर कार्यकर्ता है। समाजवादी का कार्यकर्ता आज भी कर्तव्यपरायण है, कर्तव्यनिष्ठ है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता के लिए लड़ जाता है,
काडर को लेके, विचारों को लेके उनके नेता आपको रोड पे, उनके कार्यकर्ता आपको रोड पे नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस